बहुत कोरिलेटेड है कि पहले और आज में थोड़ा सा फर्क हो गया है। जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू और आप सबको मालूम है कि पहले लीवर को एक आर्गन के तौर पर पढ़ाया जाता था, लेकिन नाउ इट इज रिटर्न इन द ग्लैंड्स। व्हाई? बिकॉज इन नंबर ऑफ डिजीजेस रिलेटेड टू द ड्यू टू द ओनली लीवर इंक्लूडिंग डायबिटिक आल्सो। हर डायबिटिक आप बोलेंगे लीवर में कैसा, इट इज एंडोक्राइन सिस्टम, बट हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है, हार्मोनल आपके जब चेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले उसका इफेक्ट लीवर एंड ब्रेन पे पड़ता है। एंड वन मोर थिंग इज द लीवर एक इसलिए आर्गन है कि इन्हें सबसे ज्यादा शुगर कंटेनर है, स्टोर रूम है अपनी बॉडी का। जब दोज आर हैविंग लॉन्ग डिस्टेंस गैप इन बिटवीन द टू मील्स, अगर कोई सुबह से शाम में अगर खाना लेट खाता है, तो जब लीवर सबसे पहले ही अपना शुगर जो उसके अंदर स्टोर होती है उन्हें रिलीज करता है। सबसे पहले लीवर इज वन स्टोरेज प्लेस है। तो लीवर क्या करता है, जब कोई भी चीज़ आती है तो स्टोर भी नहीं करता है, और जब आपको जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले सप्लाई जो है ना लीवर करता है। तो इसलिए उसको ग्लैंड में तब्दील कर दिया गया आर्गन। तो लीवर का रोल इस वक्त बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे होंगे कि लीवर के डिजीजेस ज़्यादा निकल रहे हैं। आप स्कैनिंग में जितने भी मेल फीमेल के स्कैन कराओ, वो अगर गैनिंग भी कराएंगे तो उसमें पहला जुमला फैटी लीवर ग्रेड 1 बोल के जा रहा है। समझिए, इट मीन्स लीवर के ऊपर फैट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहा। वाई? बिकॉज अपना डाइट प्लान, अपना लाइफ स्टाइल, समझिए, नॉट ए डिजीज। फैटी लीवर इज नॉट ए डिजीज, एक्चुअली इट इज अ डिफेक्ट, क्योंकि वो फैट है, फैट की वजह से आया है। अब जी, इट इज क्यूरेबल इन अर्ली स्टेज। इसको हर लोग क्या करते हैं, कोई डॉक्टर के पास गए तो अरे कुछ भी नहीं होता, ये फैटी लीवर ये ग्रेड 1 में बोल के भिजा देता हूँ। नहीं, लेकिन आप लोग मत करिए ऐसा। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे जब आ जाएगा तो सबसे पहले लीवर सिरोसिस वगैरह का प्रॉब्लम निकलेगा। जो लोगों के जहनों में ये है कि लीवर सिरोसिस ओनली ड्रिंकर्स या फिर स्मोकर्स वगैरह। हाँ, प्लीज कम चलिए। तो लीवर सिरोसिस, अब इसमें क्या, लीवर फंक्शन इसलिए बहुत ज्यादा है कि कई आपके जितने डिजीज का ताल्लुक है वो लीवर से। आप देखिए, किसी अगर इंडोक्राइन सिस्टम में अगर कोई इंडोक्राइन जब डायबिटिक कंट्रोल करने फेल होता, अभी मेरे पास एक रिपोर्ट है, बताऊंगा इंशाल्लाह, कि डायबिटिक में जो है इंसुलिन 3 मरतबा लिया जा रहा, लेकिन उसकी डायबिटिक में 570 3 मरतबा इंसुलिन है, 40, 30 एंड 20, 40 यूनिट सुबह में, 30 यूनिट दोपहर में एंड 20 यूनिट इवनिंग में। इतना लेने के बाद उसका प्रिपरेशन ऑफ द इंसुलिन 0 है। इतना सपोर्ट करने के बाद में भी उसकी शुगर 570। तो इट इज़ नॉट ए जोक। तो पूरे डॉक्टर्स बोल दिए कि ये पेशेंट जो है अनट्रीटेबल है और इसको इतना इंसुलिन से बढ़ के दे नहीं सकते, नहीं तो इन्हें दूसरे आर्गन फेलियर के, इसके कुछ भी दूसरे आर्गन डायलिसिस वगैरह पे आ जाता है, किडनी फेलियर, कुछ भी डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक एन्सेफेलोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी वगैरह जो है जानलेवा मर्ज है, उसमें आ जाता। तो अटेंडेंट दे आर केम एट माई क्लिनिक। जब उसका देखा गया तो उसको पूरे इंसुलिन बिफोर आफ्टर के भी दे दी गई, छोड़ दिया उसको। वरिंची में ट्रीटमेंट करे और आपके यहाँ महावीर में ट्रीटमेंट करे, नेफ्रो भी करे, राजा राम सब देखे, बोले कि इसको करना है। Then I was decided to stop the insulin first in twice a day. उसको सिंपली, जब कोई बोझ हद से ज़्यादा भी बोझ बढ़ जाए तो प्रिपरेशन खत्म हो जाता है। इसका कैसा हिसाब है, तो कॉमन सेंस इस्तेमाल करना। रेस्टिल 0.25 की गोली खाई जाती है, आपको मालूम है कहीं के लिए देते हैं रेस्टिल, अल्प्रोजोलामोल नींद के लिए, सुकून के लिए, पाल्पिटेशन के लिए। अगर आप देखिए 1 गोली या 2 गोली, 3 गोली, 4 गोली खा ले तो आदमी नींद गहरी हो जाएगा, चौके आ जाएगा, टॉक्सिक। अगर कोई 15-20 खा ले, किसी के पास टैबलेट खा ली नींद के बोल के आते देखे होंगे आप, तो कंज्यूम द स्लीपिंग पिल्स ड्यू टू अटेम्प्ट टू सुसाइड। समझिए, आप सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए नींद की गोलियां खा लेते। तो उसमें क्या होता है, 1% ऐसा होता है कि मेरे पास 72 टैबलेट ऑफ रेस्टिल भी खा के बच गया पेशेंट, 72 ऑफ टैबलेट। तो ये किस्मत बार बार साथ दे देती, मगर उसमें होता है कि 10-12 अगर कोई खा ले तो उन्हें क्या होता है, रेस्टिल अपना जो एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन, उसको रेसिस्टेंट नहीं, रिएक्शन में आ जाता हूँ। आते ही आंखा छप बोल के खुल जाते हैं उससे, ज्यादा डोज, ओवरडोज। ओवरडोज से अब नींद ही नहीं आ रही उसको, उल्टा एक्शन हो जाता। उल्टा एक्शन हो गया, क्या होता, दे कांट अंडरस्टैंडिंग दैट माइंड, आपका कोई भी माइंड को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। माइंड करेक्शन खत्म हो गया, आंखा खुल गया उसके, समझिए। अब उसके माइंड में जो लास्ट पिक्चर बैठा हो वही काम करता, समझिए आप। जो लास्ट उसका इमेजिनेशन, जो ब्रेन में जो पिक्चर था, अगर
आप देखिए रोड के ऊपर जो ड्रग्स है रातों में मारना शुरू कर दे लोग, पब्लिक को मारना शुरू। एक लोग आप समझते पी लेके, नहीं, दैट इज नॉट पी लेके, एडिक्टेड, ड्रग एडिक्टेड है, पी लेके नहीं रहता हूँ। समझिए अक्सर पहले अब जरा कम हो गया पुलिस सीसीटीवी कैमरे वगैरह रखने से, तो उसमें क्या है, तो इसमें क्या लोग 15-15 20-20 रेस्टिल खा लेके पागलों की तरह रोड पर निकला, तो उसमें एक किस्म की ताकत भी आ जाती और उसका मोड ऑफ एक्शन उन्हें दूसरा हो जाता है, यानी नींद आने के बजाय उल्टा नींद खत्म हो जाती है, तो रिवर्स एक्शन। तो ये क्यों होता है, जब द डोज इज ओवर, तो ओवरडोज हो गया मैक्सिमम। तो ऐसे ही क्या होता है, जब इंसुलिन आप शुगर कम करने के लिए आप डोज बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो उसका ओवरडोज ये उसका रिएक्शन ऐसा हो गया कि बजाय में इंसुलिन को बढ़ाने के इंसुलिन को खत्म करने की प्रॉब्लम। तो इसलिए जब ऐसे पेशेंट आ जाए कि एक डॉक्टर एंडोक्राइनलिस्ट हो या कोई फिजिशियन वॉट एवर इट मे बी, जो भी डॉक्टर है, उन्हें 3 बार इंसुलिन दे रहा है और 570 शुगर है, तो सबसे पहले उसको स्टॉप कर दें इंसुलिन, या कम से कम उसका डोज, तो उसका डोज कम कर दिए। तो व्हाट इज द रीजन, अब रीजन क्या है, जस्ट यू फाइंड आउट द रीजन। आप देखिए उन्हें लिखा 70 यूनिट 40 यूनिट सुबह में, दोपहर में 30, शाम में 20, कितने हो गए टोटल 90, 40 30 70 प्लस 20 90। जब आपके पास आएगा तो आप और अच्छे डॉक्टर हैं तो 20 यूनिट बढ़ा देना है। जब ये देख लिए कि आखिर कम क्यों नहीं हो रहा, व्हाट इज द रीजन, इट इज नॉट सबसाइडेड। समझिए, तो सबसे पहले बोझ, व्हाई यू आर गिविंग द इंसुलिन टू द पेशेंट ऑफ डायबिटिक, तो that is the action. I am not asking regarding the action, why liver is not getting that is the action. Glucose level decrease, the glucose level is the action of the insulin. Lekin why you give the insulin first, what is the purpose? Pancreas is not. no, because the pancreas are not forming the glucose. Not releasing that. Artificially. Yes, it is indicate pancreas is not working, then what happen in our body, Body has stopped preparing glucose. glucose not, Insulin, sorry. हाँ, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, इंसुलिन को, आपका इंसुलिन कोलैप्स हो जा रहा है, इंसुलिन डिक्रीज हो जा रहा है, बिल्कुल प्रिपरेशन खत्म हो गया बोल के आप इंसुलिन दे रहे हैं, तो इंसुलिन देने के बाद उसका मोड ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, टू डिक्रीज द शुगर। तो इसमें आपका मोड ऑफ एक्शन अलग है, पर्पस अलग है, ये बात का ध्यान रखना। ये बात दूर से लेके जाने वाला हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ। आई वास्तव में क्यों आप बोलेंगे कि इंसुलिन शुगर कम करने के लिए देते, फर्स्ट नहीं, पहले इंसुलिन बढ़ाने के लिए दी जा रही है। वाई, बिकॉज इंसुलिन ही एक ऐसी चीज है जो आपको, अगर इंसुलिन नॉर्मल प्रिपरेशन इन आवर बॉडी ना हो तो ऑटोमेटिकली शुगर लेवल हाई अप हो जाता है, समझिए, इंडोक्राइन सिस्टम, अपना इंडोक्राइन सिस्टम से। दूसरी बात क्या है कि जितने हार्मोनल है, हार्मोन जो भी है, इसलिए क्या इंडोक्राइनिस्ट के लिए क्या होना, डायबिटिक एंड हार्मोन इम्बैलेंस, बोथ के लिए भी एक ही डॉक्टर, वाई, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड। अब यहाँ पे ऐसा हो गया, जब तक पहले की, इससे पहले बार बार बता रहा हूँ, डे बाई डे ऐसा हो रहा है कि कौन क्या करना है अभी समझ नहीं है, अभी भी अब झगड़ा चल रहा। डायबिटिक इंड्यूस, सबसे पहले डायबिटिक इंड्यूस क्या है जी, फर्स्ट आपको बेसिकली फर्स्ट अटैक इज द रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी वेरी शॉर्ट टाइम में हो जाता है। व्हाट इज द रेटिनोपैथी, तो इन्फेक्टेड टू द रेटिना ड्यू टू द डायबिटिक सेल्स, डायबिटिक की वजह से रेटिना के सेल्स पूरे डैमेज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन आ जाता। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी तो एक ऑप्थेल्मोलॉजी को जाएगा, जब रेटिनोपैथी हो जाएगा तो उन्हें क्या लिखा, इट इज द रेटिनोपैथी केस ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड डायबिटिक, ये ऑप्शन में चलेगा। अब डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी जो है, इट इज ए बिलोंग्स टू द हार्ट, कार्डियक। कि डायबिटिक से क्या हुआ है, कार्डियक प्रॉब्लम आ चुका है, अब उसका हार्ट मुतासिर हुआ है, वो क्या हुआ है, नेक्स्ट वाई जेड, उधर जाना नहीं। देन डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक से क्या, नेफ्रॉन पूरे जो है ना डैमेज हो गए, किडनी का फंक्शन खराब हो गया ड्यू टू द डायबिटिक। तो अब डायबिटिक अपने को क्या है, मेन कॉजेज क्या ले लेंगे बेटी, सबसे पहले डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी एंड डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और एक डायबिटिक न्यूरोपैथी एंड डायबिटिक इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी मींस यस, डायबिटिक इंसेफेलोपैथी टू डायबिटिक डेड टू द ब्रेन सेल्स, इंसेफेलस, ब्रेन सेल्स, इंसेफेलोपैथी। उसमें क्या है, पूरे कई कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर बहुत ज्यादा है, अभी मैं माने जाना, अब अपन ये कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो डायबिटिक इंसेफेलोपैथी भी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी। अब एक शुगर है, अगर इन्हें अनकंट्रोल हो जाए, लेकिन ये तो डायबिटिक से होने वाले चीजें, यस, डायबिटिक के ट्रीटमेंट से क्या होने वाला है वो इंपॉर्टेंट,
और एक अंदर रखा अपने पास। सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि जो चीज़ आप चेयर ले लो बेटे, इधर से चेयर ले लो बेटे, इधर से। डायबिटीज की दवा है सबसे ज़्यादा, जितने बीमारियां शुगर से होने वाले हैं उससे ज़्यादा नुकसान उसकी दवाओं से। सुनिए, हाँ, तो यही परेशान। फिर अब इलाज क्या करना पेशेंट, सुनिए, तो इसलिए एहतियाती इलाज से बढ़ के, सुनिए, यही तो जितने हैं। तो इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जो बातें आपके किताब में है, बुक में है, वो तो आप कहीं से भी लेके पढ़ ले सकते हैं, गूगल से पढ़ ले सकते हैं, सिम्स नेम्स कई किताबें हैं, आप जितने चाहे बुक पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जो बात बताने जा रहा हूँ, आप बता रहा हूँ, वो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। सिर्फ शॉर्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा बल्कि ऐसा नहीं है, एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन ये बात कबूल कोई भी नहीं करेगा। अब अगर आप क्यों नहीं करेगा, देखिए नुकसान तो सबसे ही है। एक मामूली पैरासीटामोल का नुकसान है। अगर आप एक पैरासीटामोल के साइड इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन, कंट्राइंडिकेशंस अगर देख लें, तो यू शुड नॉट नेवर प्रिस्क्राइब द पैरासीटामोल इन होल लाइफ। आप होल लाइफ में उसका आप उसको पैरासीटामोल नहीं लिख सकते, लेकिन हर एक को नहीं होता। और फिर प्रोलॉन्ग यूज, सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले आपको आर्गन ऑफ लीवर को आपको हिफाजत करो। और पैरासीटामोल अपने चने बटानों से भी ज़्यादा बिकती है अपने पास, समझो। डॉक्टर प्रिस्क्राइब है, तो अगर मेरे पास भी आएंगे तो मैं लिखूंगा, दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास बुखार लेके कोई जाएगा तो पैरासीटामोल ही लिखेंगे, वैलिडेंस, कालपॉल या डोलो 650। सबसे पहले पैरासीटामोल इज ए हिपैटोटॉक्सिक ड्रग। सबसे पहले लीवर को खराब करने वाला पैरासीटामोल है, समझिए। अब कंटिन्यू खा रहे हैं, पैदा हुआ जब से डॉक्टर साहब के पास बच्चे को लेके गए तो पेडियाट्रिक में P120 ड्रॉप्स पैरासीटामोल ड्रॉप, फिर 2 120 ड्रॉप से 3 महीने का होते हैं, 125 सिरप, फिर 250 सिरप, फिर 500 सिरप, फिर 500 टैबलेट, 650, 1000 करने आ गए। पैदा हुए जब से हिपैटोटॉक्सिक खा रहे हैं, तो लीवर खराब भी नहीं है। तो इसलिए अब कॉमनेस्ट का साथ दी फैटी लीवर और हिपैटोमेगाली और डैमेज फैटी लीवर, आपको जो लीवर डिस्टर्ब आ रहा है ड्यू टू द कॉज ऑफ द इंटेक ऑफ द पैरासीटामोल। आई बात समझे? तो ये कॉन्सेप्ट चल रहा। अब करना क्या, तो अब इसलिए क्या है, एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छी बात बदलाने के लिए उन्हें चेंजेस ला सकते हैं। तो इसलिए अभी भी क्या करिए आप, 2000 बच्चों में क्या होता है, हमारे पास अक्सर मेरे पास एक कम से कम एक 50 तो बता सकता हूँ मैं नाम। पेडियाट्रिशियन ने बच्चों को नियोनेटल जॉन्डिस है और दवा लिखने के लिए, डॉक्टर साहब बुखार हो गया डाल दो, कालपॉल ड्रॉप डाल दो, P125 ड्रॉप डाल दो, प्रिस्क्रिप्शन है मेरे पास। जहाँ तक के रेनबो से लेके, न्यू स्टार से लेके, होप, जितने बड़े बड़े पेडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं जिसके लिए हैदराबाद माना जाता, उन प्रैक्टिकल डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन मेरे पास मौजूद है कि पैरासीटामोल लिख के भेजते, जो सबसे टोटली गलत है। पेडियाट्रिशियन किसको बोले भाई, MD-DCH बोले तो क्या मामूली बात। सबसे टफ आपकी सिस्टम है पेडियाट्रिक, जिसमें बच्चा कुछ बोल नहीं सकता। डॉक्टर को बच्चा बन के भी बनना है, बड़ा भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, सब उसको देखना है। तो पेडियाट्रिक केसेस में बहुत केयरफुल से, नियोनेटल जॉन्डिस समझिए आप, NNJ लिखते हैं ना उसको, शॉर्ट फॉर्म में पेडियाट्रिक क्या लिखता है, NNJ, ये उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ है, देख लीजिए, लिख लीजिए आप। नियोनेटल जॉन्डिस, जब उन्हें पैदाइशी जॉन्डिस लेके होता है, इट इज़ ए कॉमन कॉज है। अब वो कोई उसके अंदर रखना, आइनो में रखना, इंक्यूबेट रखना, थोड़ा इसको सेफ रखने दो। ऐसे बच्चों में अगर बुखार आ जाए तब भी पैरासीटामोल लिख के थे, पेशेंट ऑलरेडी पैरासीटामोल, उसको टॉक्सिसिटी ऑफ द लीवर हो रहा है। जॉन्डिस कैसा हुआ, कैसे हुआ जॉन्डिस, क्या प्रॉब्लम से हुआ, जो भी हुआ लीवर की वजह से हुआ। अब जब उसको जॉन्डिस है, और बिलोरुबिन, बच्चों का बिलोरुबिन कितना है, नॉर्मल कितना है, नॉर्मल एडल्ट बिलोरुबिन क्या है, नॉर्मल बिलोरुबिन वैल्यू 1.2 फ्रॉम 1.0 to 1.2 1.02 नहीं 0.6 to हाँ 1.2। चलिए ठीक है, लेकिन बेसिकली बिलोरुबिन आप 0.2 to 0.3 तक भी आया तो कुछ नहीं होता। 0.2 0.3 to 1.1 था। अब ये रिसेंटली लोग क्या करेंगे भाई, इंड्यूस ये लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इसलिए 1.1 1.2 तक भी बिलोरुबिन को नॉर्मल दिया गया। लेकिन उसमें क्या होता है, एक मेथड होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो पैथोलॉजिस्ट है इसलिए आसानी से बोल दिया। तो बेसिकली देखना है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट उतना जो है ना अपनी बॉडी पे हार्मफुल नहीं होता। डायरेक्ट, तो डायरेक्ट की जो आपका बिलोरुबिन का जो नॉर्मल वैल्यू है 0.3 to 1.2 है ये, लेकिन नियोनेटल में नहीं होता, ये नॉर्मल वैल्यू, एडल्ट वैल्यू। अब अगर 24 आवर्स का बच्चा है, बेबी हो गया जस्ट 24 आवर्स हुआ है, तो उन्हें अप टू 12 है उसमें, ये इसका 0.8 to 12
ये ओनली 24 to 48 आवर्स का 24 to 48 आवर्स। 12 न्यूनेटल में क्या होता, पैदा होते जॉन्डिस का टेस्ट करके बोलते हैं कि इसको इरफान हो गया, बच्चों को ले आके डाल देते कहीं। अटेंडर को मालूम नहीं कि इसको 12 पॉइंट हो गया, 12 पॉइंट खुद नॉर्मली है उसका, है नहीं है सर, हाँ है सर 12 पॉइंट, है 12 तक तो नॉर्मल आता ही आता आते यार, ठीक है चलिए। तो नहीं इसलिए कि ये लोग क्या है जो 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 बच्चे रेगुलर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। कल एक 18 भी आया तो अरे हॉस्पिटल को एडमिट करना पड़ता, हाँ। कल की बात है सर। हाँ तो नो नीड फॉर 18, अभी जरूरत नहीं पड़ती 18। उसको सनलाइट सुबह में अगर धूप में रखे तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो ये आपका तो डायबिटिक इस बात से लीवर के उन्हें मुतासर करने वाला ज़्यादा मर्ज है समझिए। अब तो इसे जैसा कि मदर ऑफ डिजीजेस भी कहा जाता है डायबिटिक समझिए, और अरबी में उर्दू में उमुल अमराज भी बोलते हैं समझिए। उनके माने अरबी में माँ के अमराज तो जो है ना मर्ज की जमा समझिए, और इंग्लिश में तो मदर ऑफ द डायबिटिक सॉरी मदर ऑफ द डिजीजेस समझिए। तो डायबिटिक इतनी खतरनाक चीज़ है देखिए आप। तो इसलिए बगल हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने तो बोलते हैं कि भाई बता देना कि इसका डोज का जो इंडिकेशन है, जो एक्शन मोड ऑफ एक्शन है, उन्हें जो है ना रिवर्स एक्शन में आ जाता है। जब हद से ज़्यादा बोझ हो जाए तो उसको रिवर्स एक्शन में, जैसा कि एक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर है इन ट्यूबरकुलोसिस, तो उसका बुखार 650 mg की गोली से नहीं उतरा तो डॉक्टर्स क्या करें 1 ग्राम की गोली दे दी उसको पैरासिटामोल 500 mg के 2 टैबलेट। ये 1 महीने पहले का वाक़या है। तो पेशेंट को 48 आवर्स भी हो गए तो फीवर ही नहीं उतरा। फिर डॉक्टर सैयद महमूद पल्मोनरी से हम लोग वो केस देख रहे थे, तो हम लोग डिसाइड करें केस को करेंगे क्या डॉक्टर साहब। उसको पैरासिटामोल 1 ग्राम इंजेक्शन दे दिया, बुखार ज़रा भी नहीं उतरा। टीबी है, बुखार इतना रिस्क है। तो सोच के हम लोग महमूद साहब हम लोग बैठ के बात करें, हालांकि 4-5 डॉक्टर और भी है। तो मैं उनको बोला डॉक्टर साहब इट माइट बी पॉसिबिलिटी ऑफ दी पैरासिटामोल ओवरडोज होने की वजह से हो रहा है। तो बोले पॉसिबल है, ये भी होता है साहब। बोल के उसको क्या करें 6 घंटे तक पैरासिटामोल ही नहीं दिया कुछ भी, उसके बाद में पैरासिटामोल मेडिसिन 500 mg की आधी गोली खिलाए उसको 250 खिला दी, आधे घंटे में बुखार उतर गया विद इन हाफ एन आवर। पूरा दवाखाना परेशान, हॉस्पिटल परेशान, ये कैसा हो गया। तो फिर एसोसिएट प्रोफेसर भी एमडीज को रोज़ लेते हैं कॉलेज में, 3 बजे 9 बजे से ओपी रख के फिर कॉलेज जाके फिर प्रैक्टिकल लेते, पूरे एमडीज को बताया कि ऐसा होता है जब पेशेंट को कोई भी डोज, अगर कोई भी नॉट ओनली पैरासिटामोल का जैसा बताया इंसुलिन, कोई भी डोज जब ओवर और एक्सेस डोज हो जाए तो उसका मोड ऑफ एक्शन उल्टा हो जाता है। ये बात जहन में रखना है। डोज बिल्कुल कम करता है, ओवरडोज हो जाता है ना भाई आपकी बॉडी से, जो उसका एक्शन क्या होता है, जो मोड ऑफ एक्शन है वो रिवर्स एक्शन में आ जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स एक्शन। रेसिस्ट नहीं बोलेंगे, रिवर्स एक्शन। रिवर्स रेसिस्ट कब बोलेंगे, जब उन्हें काम ही नहीं करेगा। अगर उन्हें 6 घंटे के बाद आधी पैरासिटामोल 250 की आधी गोली जब काम करी है तो रेसिस्टेंट का काम है, इसमें सवाल एक्शन का ही है, लेकिन उसका जो ओवरडोज होने से मोड ऑफ एक्शन रिवर्स पड़ जाता है। तो ये इंसुलिन में भी हुआ, पैरासिटामोल में भी हुआ, और कई चीज़ों में भी हो सकता है। तो इस जैसा कि स्लीपिंग पिल्स की बात बताया हमने, तो इसलिए आप देखिए एक छोटी गोली खा लीजिए आपको नहीं आती। अगर 2-3 गोलियां कोई, जैसा कि कोई घर में गुस्से में, नाराज़गी में, कभी घर में बच्चे कोई भी ऐसा खा लेते, कोई भी खा सकते, तो 1-4 टैबलेट खा लिए तो बजाय सोने के उसके आँखें खुल जाते, उसमें ताकत एक फुर्ती आ जाती, इम्यून सिस्टम चेंज हो जाता, उन्हें नई तरह से हरकत करना शुरू कर दे। जो रोज़ाना एक छठा खाना नहीं खाते उन्हें आधा किलो खाना भी खा ले सकते जी। नशे में हो जाते, हाँ नशे में, मतलब ये है हो जाओ। तो इस बात से क्या है, कोई पीले के भी है तो उसके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायबिटिक इंसेफेलोपैथी में डायबिटिक कार्डियोपैथी, तो डायबिटिक क्या कर रही है, तो अपना मोड ऑफ एक्शन उन्हें एंडोक्राइन सिस्टम को साथ रखते रखते उन्हें आर्गन फेल्यूर में आ गए। आर्गन फेल्यूर के साथ साथ मल्टी आर्गन फेल्यूर में, मल्टी आर्गन फेल्यूर माने मेनी आर्गन, कोई भी आर्गन। तो उसमें क्या होता है, जब फैटी लीवर, डायबिटिक लीवर फंक्शन, ये दोनों कोरिलेटेड है, और कार्डियक। अब ऐसा हो गया जैसा कि एक ट्रायंगुलर सीरीज होगी। व्हाट इज द ट्रायंगल, एनीबॉडी एक्सप्लेन? थ्री साइड्स ऑफ इक्वल। तो इसमें क्या रहता, कैसे बीमारी इसमें करेक्शन एंड रिकरेक्शन होते हैं। कोई एक तरफ जा रहा तो क्या होता, रिवर्स आने के लिए ब्रेक होना पड़ता। तो जो भागते भागते पीछे नहीं भाग सकता है। अब आप देखिए, ये तो आपका ब्रेन सबसे पहले ब्रेन,
अब आज तक की लड़ाई झगड़ा है ब्रेन और हार्ट का मसला। हाँ? अब ये सेंटर, अब ये आपका हार्ट, आप बोलेंगे हार्ट बीच में आ गया, मैं ट्रायंगुलर बता रहा हूँ, ऐसा अपनी बॉडी के लैंग्वेज पे ले जा रहे हैं। अब देखिए ये दोनों का पॉइंट में क्या है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, दुनिया में जब कोई भी इन मदर वर्म हो या कोई भी हो, एम्ब्रियो सैक से पहले जब स्पॉटिंग आता है, जब उन्हें स्पॉट टाइप में बनता है तो सबसे पहले एक नुक्ता आता है, बल्कि ये किताबों में लिखा हुआ है, सुनिए, जो दिल और दिमाग का होता है। कौन सा पहले होता है? आज तक की लड़ाई, सुनिए। नहीं, दिल बन जाता है पहले नहीं मालूम था, मगर आज साइंस उसकी प्रूफ दे रही, क्योंकि आप देखे होंगे एम्ब्रियो सैक, जब हम अगर कोई लेडी अगर अपना साइकिल मिस करती है तो गो फॉर इसमें आपके यूपीडी में नहीं बताता, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में, तो गो फॉर कहीं के लिए आप लिख के देते टेस्ट फॉर टू रूल आउट द, क्या लिख के देते हो? इसलिए रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट। यूटीपी हाँ यस यस, वो तो टेस्ट है, वो मैं फॉर स्कैन पर्पस बोला, आई आस्किंग रिगार्डिंग स्कैन। देन व्हाट कैन बी कॉल्ड एज अर्ली प्रेगनेंसी, मालूम करो फॉर व्हाट, कितने बार लिखे आप लोग? प्रेगनेंसी नहीं बोली, हाँ नहीं, करीब आ गए आप, लेकिन बात जो है ना आप सिस्टम से करें, आप जितने बात बोले सब सही से सुनिए। अब जैसा उसकी मिसाल कैसी है बोले, तो इससे पहले भी बता दिया, मैं मिसाल इसलिए देता हूँ कि बात समझ के करना। आप बोल रहे पूरे बात आंसर सही है, आप अल्ट्रासाउंड पेल्विस लेकर तो डॉक्टर करते ही, पेल्विस ही करता हूँ, लेकिन अब क्या हो गया, अगर आप डॉक्टर को अगर नहीं लिखे तो यू आर द क्रिमिनल। आपको मालूम है, आप मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक्ट पढ़ते जाइए जो गजेट में आता है, आप अगर कंप्लेन के बगैर अगर अल्ट्रासाउंड लिखे तो यू आर द पनिशेबल। आई बात समझे, यू आर द पनिशेबल। अगर आप देखेंगे पेशेंट आया, जाओ स्कैनिंग करा के आओ, और लिख दिया अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन व्हाटएवर इट मे बी, क्या तो भी कर ले डॉक्टर, सर पढ़ लो, एब्डोमेन ऊपर से नीचे तक देख लो उसका, पूरा एब्डोमेन चेक कर लेते जाओ, क्या है ही नहीं मालूम। अब पेशेंट से पूछते जाती है तुमको क्या हुआ, तुमको क्या हुआ, तुमको अब पेशेंट एक्सेप्ट क्यों हो रहा है, तो आप लिखिए कंप्लेन ऑफ द पेन इन राइट इलियक फोसा, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दे दी, पूरा एब्डोमेन देख के राइट इलियक फोसा में दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा, इसका अपेंडिक्स है, एपेंडिकुलर मास है, या यूरेटर में स्टोन है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए। ये अगर उसको लिखिए कि आपको भाई लोअर एब्डोमेन पेन हो रहा, कंप्लेन ऑफ पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन इन लोअर एब्डोमेन, तो उन्हें लोअर एब्डोमेन में लिखेंगे कि भाई इसको गैनिक अगर है तो क्या इशू है, उसका ओवरिस का है, यूट्रस का है, यूटीआई का है, ब्लैडर का है, सिस्ट का है, क्या है उधर रोड। तो पहले आप पेशेंट की कंप्लेन लिखिए, उसके पास भेजना, तो आपको सही होगा। तो ये ब्रेन, ये लीवर, सॉरी हार्ट के नीचे थोड़ा सा आप आएंगे तो लीवर, ये हार्ट जी, हार्ट में धड़कन क्यों नहीं आती है? अभी वही आ रहा हूँ, एक मिनट का टाइम है, उसके बाद में एक मिनट। पहले क्या था कि कौन पहले बनता, यहाँ पे इसलिए था, ये आज तक जो लड़ाई था कि वो ये स्पॉट आखिर ब्रेन का है या हार्ट का है। तो अब क्या हुआ कि जब, हाँ पहले क्या लिखते हैं वहाँ, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पूरी भूल गया था मैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ पेल्विस टू रूल आउट गेस्टेशन सैक, गेस्टेशन सैक, ये इम्पोर्टेंट है। तो गेस्टेशन सैक जब लिखेंगे तो यहाँ पे रिपोर्ट उन्हें देती है कि गेस्टेशन सैक में एक लेजन आर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट बट हार्ट बीट इज नॉट स्टार्टेड, हार्ट बीट इज एब्सेंट बोल के लिखे देते, स्टिल नॉट, जो भी टाइम है। अब वो साइकिल के हिसाब से अब क्या होता है, अब उसमें क्या होता है कि बात नहीं ये होता है कि कभी डॉक्टर को रॉन्ग अपना डेट बता दें, फीमेल्स में क्या होता है डेट याद कर रहे थे, डॉक्टर के पास भी एक जगह बोल देते हैं, फिर घर को जाने का दूसरे दिन दूसरी बात बोलते, फिर दूसरे दिन आके बोलते नहीं। बहरहाल वो लड़ाई झगड़ों में कि आप ये करा लिए तो वही बेहतर है। तो इसमें क्या होता है, उन्हें क्या होता है, हार्ट बीट जो होती है नॉट प्रेजेंट, एक गेस्टेशन सैक रोल आउट ऑफ द 4 to 6 वीक्स उसकी रिपोर्ट है, बट हार्ट बीट इज एब्सेंट। तो इससे ये क्या बात मालूम हो गई कि हार्ट तो बन गया लेकिन धड़क ना पाया, क्यों, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, कोई उसके दूसरे जेनेटिक प्रॉब्लम है,
या कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, तो ऐसे अक्सर फर्स्ट प्रेगनेंसी में ये कॉमन होता है। आपको असम में बताए होंगे जब जो आपके मिस कैरेज या मिस अबॉर्शन की क्लासेस जब ये होंगे तो बताए होंगे आप लोगों को। तो ये पहला, जब उनकी क्लास में थोड़ा डिटेल पूछ लेना, अपन माने जाएंगे, ठीक है। अब मैं खाली इतना बता रहा हूँ। तो उसमें होता क्या है, अगर 4 to 6 वीक्स gestation sac still heartbeat not present, तो इससे क्या मालूम हो गया कि एक सैक बन गया है मदर वॉर्म के अंदर यूट्रस में एक सैक बन गया है। इसका जो साइज जो है, उसके जो शक्ल और सूरत के एतबार से उसका जो साइज है गेस्टेशन सैक का, वो 4 से 6 हफ्ते का नजर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर हार्ट बीट इज नॉट प्रेजेंट। तो अब इसमें डॉक्टर ने क्या कर दिया कि फौरन जो है ना उसमें रिलाइफ या प्रोफेसी या लाइफ के इंजेक्शन, जो हार्मोनल इंजेक्शन होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो उन्हें क्या, अब इसके बाद क्या लिखता है उन्हें, फ्री स्कैन या रीस्कैन, दो भी लिख के आफ्टर 2 वीक्स। समझा? या डॉक्टर क्या करते हैं, रीस्कैन, ये पेन दूसरा ले उठता है, इतनी है इसमें, रीस्कैन आफ्टर 14 days, 2 weeks, 10 days, whatever it may be, जो डॉक्टर देखेगा उस हिसाब से उन्हें लिखेगा। क्यों लिखेगा? मुमकिन हो कि इसकी हार्ट बीट 2 हफ्ते के बाद आ जाए, तो आप फौरन रिपोर्ट, आप पास पेशेंट को रिपोर्ट पढ़ लेते हैं, हार्ट बीट नहीं बनी हो तो वहाँ से रिपोर्ट लेके रोते हुए आते हैं कि भाई इसमें प्रॉब्लम है। तो वो बात रियली थोड़ी परेशान की होती है कि इसमें क्या होता है, गेस्टेशन सैक हो जाता है लेकिन हार्ट बीट डेवलपमेंट नहीं आता। तब क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, गो फॉर कंसल्ट फॉर गायनेकोलॉजिस्ट। कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट क्या करती है, इसको गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन ले लेंगे तो आप लाइफ, रिलाइफ, प्रोफेसी के इंजेक्शन है। अब ये ट्रीटमेंट में नहीं जाना है, बस अपने को यहाँ पे बात करना है कि इसमें क्या होता है। और ये अक्सर जो प्रॉब्लम होता है ऐसे पेशेंट को प्लीज को, अब गेस्टेशन, अभी किसी को क्या होता है कि जो 2 ज़्यादा डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक लेडी जो प्रेग्नेंट होती है उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे बताना चाह रहा था कि डायबिटिक लेडी को कंसीव करने के लिए बी केयरफुल, उसको ये एडवाइस करना है कि यू कैन कंसीव बट बी केयरफुल। उसके जो ड्यूरिंग द कंसीव का जो टाइम है उसमें उसकी डायबिटिक, उसकी शुगर अंडर कंट्रोल रहना चाहिए। अगर अनकंट्रोल हो जाए कि उन्हें डायबिटिक में हो गए तो डायबिटिक की वजह से क्या होगा, उसका सैक वीक होगा, वेरी वीक। तो ये डायबिटिक का प्रेगनेंसी में कितना असर पड़ता है ये बताना चाह रहा हूँ। तो इसलिए क्या होता है, अगर 2000 डायबिटिक है, अगर मैरिज है, मैरिज कई दिनों की बिफोर मैरिज भी डायबिटिक आ जाती है। अब किसी को क्या होता है, जब गेस्टेशन सैक जैसा आया, आती शुगर का टेस्ट कराना, ऐसा आती, याद रखो, गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेज दे, देखें कि गेस्टेशन सैक नहीं है, बोलते फर्स्ट आप इमीडिएटली उसको शुगर टेस्ट कराना है, HbA1c या फास्टिंग फॉर HbA1c। उसमें क्या होता है, अब उन्हें क्या करता है, गेस्टेशन इंड्यूस, नॉट प्रेगनेंसी, गेस्टेशन इंड्यूस डायबिटिक। खाली उसको, अगर ये 900 वाले को आ गई, जो लेडी को नहीं था डायबिटिक, उसका प्रेगनेंस जैसा आते ही आ गई, तो दैट इज द गेस्टेशन इंड्यूस डायबिटिक। फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो उसका, व्हाट इज द टाइम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट मंथ टू थर्ड। तो ये इसमें आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, किसी को सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, थर्ड में बहुत कम हो जाते हैं। अक्सर देखे होंगे आप, बेसिकली फर्स्ट या सेकंड आपका जो ट्राइमेस्टर रहता है उसमें या थायराइड होता है या डायबिटिक आता है, तो इसको हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म डायबिटिक में बहुत रेयर होता है, 1 in 100 हाइपर। देखिए आप, किसी को हाइपर आया सब तक, एनीबॉडी, लेकिन आ जाता है, मगर बेसिकली क्या आता है, हाइपो आता है, हाइपो। तो इसमें क्या आता है, गेस्टेशन इंड्यूस डायबिटिक। अगर ये गेस्टेशन आने के बाद अगर हार्ट बीट नहीं आ रही है तो जस्ट गो फॉर चेकअप फॉर डायबिटिक, HbA1c एंड फास्टिंग पोस्टज। तो उसमें क्या होगा, 3 months का डायबिटिक लेवल मालूम हो जाएगा, इसको डायबिटिक आगे कितने हो। अगर ये निकल जाए तो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि इमीडिएटली इंसुलिन पैदा करना। तो डॉक्टर ने गायनेकोलॉजिस्ट क्या करेंगी, इंसुलिन भी ऐड करेंगे उन्हें। इंसुलिन अगर डिटेक्ट हो जाए तो डायबिटिक क्या करेंगे, इंसुलिन करेंगी, प्लस टू सेव द लाइफ, सेफ लाइफ इंजेक्शंस और सेफ लाइफ ऑफ फीटस, ट्रीटमेंट में इंजेक्शन लो टैबलेट। बेसिकली टैबलेट वो सब पे काम नहीं करता, इसलिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, ठीक है।
तो अब क्या मालूम हो गया आपको कि डायबिटिक जो है अगर गेस्टेशन से प्रेगनेंसी भी अगर जब होती है तब भी उन्हें उसके लिए नुकसानदेह है, ये कंफर्म करना था आपने, समझे ये बात। तो डायबिटिक को प्रेगनेंसी को भी उन्हें परेशान कर सकता है, ठीक है। अब डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी तो मालूम ही है। अब गेस्टेशन सैक पे असर पड़ा तो ये ट्रीटमेंट के बारे में नहीं, ऐसा होता है जब आप उसका ट्रीटमेंट कर देंगे, जब उसकी हार्ट बीट आ जाएंगी, नेक्स्ट स्कैन के बाद क्या होता है, डॉक्टर ने जो है ना जो भी इंजेक्शन देंगे, जो भी ट्रीटमेंट देंगे, अगर डायबिटिक नहीं है दोनों भी किस्मों में उन्हें अगर है तो इंसुलिन के साथ उन्हें लाइफ सेविंग ड्रग देगी, अगर नहीं है तो अलग देगी। देने के बाद जब 2 मंथ्स के बाद आप स्कैन करेंगे तो आपको आ जाएगा कि हार्ट बीट प्रेजेंट, हार्ट रेट या हार्ट बीट 160 170 व्हाटएवर इट मे बी पर मिनट के अंदर ये रिपोर्ट में आ जाएगा। तो इससे क्या मालूम हो गया, दिल और दिमाग दोनों बन जाते हैं, लेकिन हार्ट बीट के अंदर उसकी जो धड़कन है वो बाद में ही पैदा होती है। धड़कन उसकी प्रेजेंटेशन नहीं, आर्गन की बात नहीं करें, आर्गन में जान पड़ना। और जब तक के दिल में अगर धड़कन नहीं हुई तो वो बेजानिश। आप डेट कब डिक्लेयर करते हैं, हार्ट बीट टोटली एब्सेंट, कम हो गया तो नहीं, बंद हो गया तो हाँ, कम हो गया तो नहीं, कम हो गया तो डिक्लेयर करते हैं, बंद हो गया हार्ट बीट इज टोटली एब्सेंट, समझिए टोटली एब्सेंट हो जाएंगे। तो उसके अंदर सब चीज़ें हैं, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन अब किसी में आपको ही बोल दिया कि मैं वो फलाने पिक्चर में बताया, फलाना ड्रामा बताया, आपको इसमें मार के देखें, तो कोई आजकल मेडिकेशन ऐसे हैं जिसको 15 पहले 10 मिनट 3 मिनट 2 मिनट था, अब 20 मिनट तक भी पूरी बॉडी के आर्गन को कोलैप्स करके फिर रीजनरेट करने के लिए भी आजकल मेडिसिन आई है फॉरेन कंट्रीज में। जो कई जो है ना इसमें खास तौर पे हमारे स्मगलर भाई लोग जो है ना जरा ज़्यादा, या कोई बहुत बड़े वर्ल्ड क्रिमिनल है तो वैसे लोग इस्तेमाल करते हैं, वो अपने पूरी दूर जाना नहीं, समझिए अपना काम अपने को देखते हैं। तो अक्सर कई लोग देख लेते हैं कि अब पहले क्या था 3 to 5 मिनट 6 मिनट्स के थे, अब आई थिंक 18 to 20 मिनट्स के लिए भी है, लेकिन वापस आने की उम्मीद कम रहती है उसमें। लेने के बाद में अगर नहीं आए तो फिर चले गए समझो हमेशा जी। ज़्यादा जा रही था नहीं, उसको अच्छे आदमी को ये डेड बॉडी है, बल्कि डेड बॉडी में डिक्लेयर करके कहीं भी उसको भिजाना है तो उसका वो कई से नहीं तो उसके कुछ अलग अलग है वो स्मगलिंग। अरे तो डेड बॉडी है तो उन्हें यहाँ से खाली पास हुए तक बस है, वहाँ देख लेता हूँ, तो पास होने के लिए 20 मिनट लग जाते। तो वो ऐसे कुछ मेडिसिन है जो आपको इंजेक्ट किया सबक्यूटेनियस या इंट्रावेनस आप ले जाएं तो आपकी टोटली बॉडी का सेल टोटली टॉप टू बॉटम अपने आप को 20 मिनट तक उन्हें डेड बॉडी के जैसा शो करता, समझो। तो वो मेडिसिन अभी यहाँ है नहीं ना, अपने को मालूम है ना? उसके बारे में पूछने की भी कुछ नहीं होती, क्या नाम है सर बोलिए, इसलिए चलिए। तो अब ये चलिए हार्ट बीट कितने मिनट के बाद आती है? वही तो नॉर्मली नहीं, नॉर्मली तो आपको हार्ट रेट 2 वीक्स के अंदर हार्ट रेट भी आता ना, लेकिन हर एक को नहीं होता। तो ये बताना अब यहाँ पे क्या है, तो जब ब्रेन जब बन जाता है तो उन्हें ब्रेन से कनेक्टेड हार्ट से कनेक्टेड लीवर से किडनी। अब ये लंग्स वगैरह तो बहुत ही वीक होते हैं, स्टमक भी बहुत कमजोर होता है जब पैदा होता है। अब क्या है, एम्ब्रियो सैक आपके पास यहाँ ये है ना, क्या नाम अपने नामपल्ली पे जो इम्पोजियम है ना, आप जाके देखेंगे तो वहाँ पे पूरे वीक्स के हिसाब से अंदर का गेस्टेशन सैक लिखा हुआ आपको पूरा पिक्चराइज है। नामपल्ली में जो ऑडिटोरियम है, सॉरी देखिए ना, हाँ आप ऑडिटोरियम में कोई भी जाइए जाके देख सकते हैं। आप देखें तो आपको 4 वीक्स यानी स्टार्टिंग जो है ना 1 मंथ से पूरा 9 मंथ तक का पूरा एम्ब्रियो सैक है वहाँ पे, गेस्टेशन एंड एम्ब्रियो सैक्स है। एम्ब्रियो सैक्स के बाद फिर पोजीशन ऑफ दी या नामपल्ली में अपनी असेंबली के बाजू में जी पब्लिक गार्डन पे है। आप जाके नहीं देखे तो हॉलीडेज में देखो, जब भी देखो ये चीज़ देखने की चीज़ है। जो मम्मी की डेड बॉडी भी है ना, मम्मी बॉडी भी जो बसर की लड़ी थी जी, नहीं देखिए अभी हम लोग पहली बार सुन रही। अरे हैदराबाद में रहेंगे पहली बार लोग डेली खुला था। चलिए अब बस डिस्कशन बस, अब पहली बार सुने ना, अब आखिरी बार सुनो। मतलब आप लोग अभी चौंकेंगे कार्डियोलॉजिस्ट को क्यों रेफर कर, तो उसमें वजह क्या है बोले तो मेडिसिन और ट्रीटमेंट लिखेंगे। ट्रीटमेंट ओरल ट्रीटमेंट, नॉट इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन का भी साइड इफेक्ट है। इंसुलिन क्या करता है, टू प्रोड्यूस इंक्रीज योर बॉडी वेट। इंक्रीज का इंसुलिन का सबसे आपका
साइड इफेक्ट क्या है? आपके बॉडी वेट को बढ़ाता है। इंक्रीज करता है। क्यों करता है? एक आर्टिफिशियल इंसुलिन है वो। अब इसे ह्यूमन मिक्सटार्ट ह्यूमन की तरफ से निकाला जाता है। बाकी का तो जिससे मिक्सटार्ट 375 वगैरह जो है वो पूरे एनिमल्स के रहते हैं, जो इंसुलिन आपको निकाला के दिया जाता है। अब अलग अलग आगे अब डायबिटीज बहुत लंबी है, वो ये है वो है फलाना है, बहुत कुछ है। अपने को खाली यही बात करना है कि इंसुलिन ट्रीटमेंट, ओरल ट्रीटमेंट समझिए, ओरल ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटीज। यूटीआई कल्चर करा लेना। और कॉमन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है या प्रेगनेंसी इंड्यूस है उसका यूटीआई इज द कॉमनेस्ट कॉज यूटीआई है उसका। कॉमन यूटीआई हो जाता है यूटीआई में, और बहुत ज़्यादा रिकरेंट इन्फेक्शन आते रहता है। तो उसके लिए दो आपको बेटर है कि आप कल्चर से जाएं। और अगर बात मेडिसिन कल्चर में अगर ऐसे हैं कि इट इज़ हाईली कंट्राइंडिकेटेड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो गो फॉर तो आप यूरिन अल्कलाइजर, खाली यूरिन अल्कलाइजर पे जाइए। और जो एंटीबायोटिक आप उसको दे सकते हैं यू कैन गिव। सुनिए, फूड बिल्कुल डाइट प्लान पूरा चेंज कर देना। वाई? बिकॉज डाइट प्लान चेंज कर देना उसका। अब डायबिटिक डाइट एक अलग है। आपको यूटीआई के कॉजेस क्या है? तो यूटीआई में क्या होता है? प्रेगनेंसी में कॉमन प्रेगनेंसी इंड्यूस होता है यूटीआई होता है, समझिए। जाहिर सी बात है प्रेगनेंसी इन द फीमेल, तो यूटीआई ये भी फीमेल है। तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल जेनिटल ऑर्गन में क्या होता है? यूटीआई होता है, यूरिनरी ट्रैक जो रहता है वो डिस्टर्ब आ जाता है। तो लोगों का जहन यह काम करता है कि यूरिन इन्फेक्शन है। तो लोग अब हमारे जो भी पेशेंट है यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन में इन्फेक्शन है, वो क्या करना है? उनका जहन ये नहीं काम करता कि यूरिन आता कहाँ से, समझिए, प्रीपेयर कहाँ होता है। तो यूरिन इन्फेक्शन इट इज डिनोटेड टू द किडनी इन्फेक्शन। उनको ये समझाओ पहले, समझिए। आपके यूरिन इन्फेक्शन जो है किडनी इन्फेक्शन की वजह से ही है। किडनी में पसल्स आ रहे तो यूरिन में पसल्स आ रहे। उन्होंने बात है यूरिन में पसल्स आ रहे, यूरिन में आने गए फिर क्या करना? अरे यूरिन किसका है? समझिए, किसका यूरिन है? आ रहा कहाँ से? समझिए, वो पेशेंट को नहीं मालूम है। अरे यूरिन में आ रहा कहते जी वो। अगर कोई बोल दिए कि अच्छा डॉक्टरों को भी परेशानी ये है हमारे, अल्लाह अच्छा रखे लोगों को भी, कि उनको भी नहीं मालूम कि क्या हो रहा। उन्होंने बोले अरे डॉक्टर साहब मेरे किडनी में पस आ गया। अरे किडनी में कौन बोले? यूरिन में आ गया तुम्हारे को पस। तो दूसरे डॉक्टर साहब क्या करते हैं? आप जाके पहले डॉक्टर साहब की जनाजा निकाल दे के आते। उन्होंने धन आते, आप किडनी में बोलते, हमारे डॉक्टर साहब बोले यूरिन में आ रहा, कहते किडनी में नहीं आ रहा। अब फिर उनको समझाना पड़ता, अरे अकल के अंदर डॉक्टर साहब की भी तुम ऐसी जगह गए जहाँ तुम्हारी अकल काम करी, उनकी भी अकल। अब देखो यूरिन आ रहा कहाँ से, उनको समझाना पड़ता रहा। मतलब किडनी गुर्दे में फिल्ट्रेशन होता, फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन बनता, यूरिन में इन्फेक्शन आया तो किडनी में से आ रहा, यानी अलग जगह से आ रहा, लीवर में से आ रहा तुम्हारा यूरिन, समझिए। अरे हाँ वो तो किडनी में से जाता ना, फिर उनको कैसा बोलेगा? जाके पूछो उनसे कैसा बोले। कैसा बोले सभी अपने को परेशानी है। कैसा बोले पूछे गई वो, गए गई वो, फिर आगे बोल रहे गए वो, फिर जा रहे गए, समझिए इतने 10 घंटे, समझिए। तो ये परेशानी आप बोल रहे थे। तो समझाने के लिए, तो यूटीआई का ट्रैक क्या होता है? बेसिकली इट इज इन्फेक्टेड। क्योंकि मदर वार्म में क्या होता है कि वार्म जो यूट्रस मदर वार्म जो है, जो प्लेस के ऊपर आपको जो प्रेगनेंसी कंटेन होता है, एम्ब्रियो साइड डेवलप होता है, तो लोकलाइज ऑडिमा आना शुरू हो जाता है। एब्डम साइज ऑफ दी वार्म बढ़ना शुरू होता है, यूट्रस बढ़ना शुरू होता है, बाद में आपके एब्डोमेन साइज बढ़ना शुरू होता है, वेट गिरना शुरू होता है, बोन्स है, हर चीज़ है। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसको खाली अपन मालूमात करते करते थक के मर गए, मगर अभी तक पूरा नहीं मालूम कर सकते। जो अजल से मालूमात करते आ रहे, एक एक आदमी एक एक आर्गन पे अभी पूरा नहीं हुआ, समझिए, एक एक आर्गन पे, उन्हें बॉडी पे तो होना बहुत दूर की बात। खैर अल्लाह खैर। तो अब ट्रीटमेंट में क्या है? मेटफॉर्मिन। डायबिटिक में क्या है? सबसे अगर आप डायबिटिक पढ़ा है तो हमारी साइंस ये बोलती है कि मेटफॉर्मिन इज द चॉइस ऑफ ड्रग इन द फॉर डायबिटिक रिलेटेड। है या नहीं? सुनिए, है। चलिए मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन के ब्रांडेड नेम बोलिए भाई डॉक्टर्स। ग्लाइकोमेट, ग्लाइसिफेज, ओकामेट, ओकासेट वाला हूँ। चलिए ठीक, ये सबसे सस्ती गोली है ओकामेट। इसका मिनिमम डोज 500 भी है और 250 भी है। अब उसके बाद अब आप चलते जाइए, 850 है, कोई 750 बना दे रहा, कोई 1 ग्राम भी है। बड़े बड़ों को, बड़ी क्लास में रहने वालों की मालूम होना बल्कि ज़रूरी है, या प्रैक्टिस करना है। ये कॉमन है। मेटफॉर्मिन एक दवा का नाम है जो डायबिटिक देते हैं, इसको एंटी डायबिटिक कहलाता है, डायबिटिक के अगेंस्ट में, टू डिक्रीज द शुगर लेवल। ये अब इसके लिए नाम है ग्लाइसिफेज, ग्लाइकोनम, ओकामेट, एक्सेट्रा। इसके 250 से डोजेज है। तो इसमें क्या है? इट इज़ द चॉइस ऑफ ड्रग इन डायबिटिक। फर्स्ट सबसे पहले इसको
चूज किया जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ द मेटफॉर्मिन। बॉडी वेट इंक्रीज, Decrease. हाँ चलो इतना तो है कि भाई डिक्रीज, हाँ मेटफॉर्मिन इंसुलिन इज द इंक्रीज द बॉडी वेट। समझिए मेटफॉर्मिन का रूल क्या है, टू लूज द आपका बॉडी वेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्लाइमिप्राइड जब दो आपस में मिल देते हैं, फार्मासिस्ट है वहाँ पीछे, जब आपस में कॉम्बिनेशन डोज में जब आ जाएगा तो ये इन्हें क्या करता है, दूसरे डोज के अंदर महलूल हो जाता है। समझिए आप, जैसा कि अब देखिए ग्लाइसिफेस के अंदर क्या होता है, ग्लाइमिप्राइड जब अपन कॉम्बिनेशन में देते हैं ना, ग्लाइमिप्राइड कितना देते हैं कॉम्बिनेशन में अपन 1 mg 2 mg देते हैं। लेकिन आप देखिए अलग ये सिस्टम देखिए, मेटफॉर्मिन होता है 500 mg और ग्लाइमिप्राइड होता है 1 या 2 mg। जब 1 mg maximum. 1 and 2 लेकिन क्या होता है कि मेटफॉर्मिन 500 में जब उन्हें 1 and 2 महलूल हो जाता है तो ग्लाइमिप्राइड अपना जो उसका मोड ऑफ एक्शन है उन्हें इतना अच्छा करता है कि आपको मेटफॉर्मिन का बेसिकली डोज कब है, आफ्टर फूड। लेकिन जैसे ग्लाइमिप्राइड देंगे आप तो उसको बिफोर फूड देना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे कौन ताकतवर हुआ, ग्लाइमिप्राइड 1 mg वाला, 1 mg 2 mg वाला। मेटफॉर्मिन के साथ जब मिल जाएगा तो किसी पेशेंट को जब मिल के आ जाता है तो इन्हें वेट लॉस करने के जगह डायबिटिक मेडिसिन वेट गेन करना शुरू भी कर देती। ये बात ध्यान में रखिए, ये बोलना चाह रहे हैं ना आप जी। हाँ, तो वो कब, आफ्टर द कॉम्बिनेशन कंबाइंड ड्रग जब आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आप किसी को भी अगर देंगे, अगर ओबिस अलग अलग दिया ना, मेटफॉर्मिन अलग दे रहे, देख ग्लिमिस्टर 1 mg अलग दे। ग्लिमिस्टर 1 mg नहीं, ग्लिमिस्टर 1 mg में दोनों है, खाली ग्लिमिप्राइड में एमरिल 1 या जोरिल 1 देना। हाँ, सिंगल दिया। सिंगल दे सके तो पहले ग्लिमिप्राइड को बिफोर फूड देना, मेटफॉर्मिन को आफ्टर। बेसिकली जब भी वेट गेन शुरू से कॉन्सेप्ट ये है कि जो है ना, नहीं जब कम चांसेस है वेट गेन कम से। अब ये क्या देखिए, डायबिटिक के हो, आपके एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, वो तो उसका तो सीक्रेशन ही नहीं है ना, कुछ भी दिमाग के ऊपर असर है, लेकिन उन्हें भी वेट गेन कर देता आपको। एंटीसाइकोटिक मेडिसिन अगर आप साइकोटिक्स के मेडिसिन खाएंगे 2 साल 1 साल तो ऑटोमेटिकली बॉडी वेट गेन हो जाएगा। हाँ Sir, metformin before food भी advise करते हैं. नहीं करना चाहिए, बस देने कर देते, लेकिन बेसिक जी आज जरा नहीं सर. हाँ केयर का ग्रुप पूरा बिफोर फूड ही कर रहा है. प्लेन मेटफॉर्मिन नहीं, प्लेन कर रहे हैं. हाँ नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। समझिए आप, कई डॉक्टर्स लिखते हैं, लेकिन बेसिकली जो है ना आप देखिए मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन, आप बोलो बेटे, आप एक्शन मोड उसका बोलो, मेटफॉर्मिन क्या करता है। हाँ आप फार्मा नहीं जिससे इसलिए कि रिलेटेड बैठ के बोलिए, जो भी आपको जो आता बोलना, इसमें कोई उसमें शाही होने या गलत या सही की बात नहीं, आपकी नॉलेज में क्या है वो बोलिए। मेटफॉर्मिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है और क्या बेनिफिशियरी बेस्ट टाइम के अनुसार, अगर सेपरेट दिए तो सेपरेट दिए तो नहीं कब देंगे, आफ्टर फूड दिए तो होगा, बिफोर फूड दिए। मेटफॉर्मिन कब दिए, क्योंकि फार्मासिस्ट है, करंट कॉन्सेप्ट है पहले से, वही आ रहा हूँ आपके पास। अब उनका कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू मेडिकल जो आपकी फार्माकोलॉजी, जो आपको फार्मास्यूटिकल पढ़ाया जा रहा है आज अपने पास, समझिए उसमें क्या है, अगर मेटफॉर्मिन अगर कोई बिफोर फूड लिख देता है, केयर का रहने दो, उन्हें अमेरिका का रहने दो, समझिए। अब उन्हें मसला मैं ये बताता हूँ, हर जगह क्यों लेना, क्योंकि उनको आप यकीन मानिए, मैं केयर के क्या नाम है, हमारी एक मखदूम महिउद्दीन की मिसेस का नाम कुछ है, शगुफ्ता मखदूम शायद, शाइस्ता हूँ जी नंपली हाँ, केयर, नंपली। उनको लेटर लिख के भेजा, और एक कोई डॉक्टर सुब्रमण्यम थे, उनको लिख के भेजा, बाज़ाब्ता लिख के भेजा मैं, समझिए। इन लोगों को पेशेंट के सामने क्या एक्सप्लेनेशन है उनको मालूम नहीं है, उन्होंने क्या पढ़े वो भी नहीं मालूम। आप नहीं थे, कल नहीं थे आप जैनब के पास, आप कॉल करके अभी जैनब से लीजिए कि कल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ गोलकुंडा हॉस्पिटल में पेशेंट का LNP क्या लिखे और EDD क्या लिखे, 3 जगह लिखा हुआ है। कल उन्होंने पिक्चर्स ले लिए थे शाम में क्लिनिक, समझिए आप, कल शाम के क्लिनिक पे उनके पास से देखिए, तो ये बड़ी डॉक्टर ने बैठ के लिखाई है बोले। तो मैं परेशान हूँ, मैं तो बच्चा ही हौला शोला डॉक्टर, समझिए मैं परेशान हो गया कि भाई आखिर ये डॉक्टर इतना दिमाग की कैसा थे, समझिए लीजिए आप उनके पास। तो हाँ, तो उसमें परेशानी ये मेरे को ला के रख दी है, मैं पेशेंट बोलने को पहली बार आई, कोई के पता नहीं ना उसका
एक उसका उन्हें LMP एक डेट है, उसको 4 मंथ एम्यूनोरिया है, और 4 मंथ एम्यूनोरिया में 4 मंथ एम्यूनोरिया है, 4 मंथ हो गए, उसकी डिलीवरी अगस्त में है। 12 महीने के बाद अगर 4 अभी ये दिसंबर में 4 मंथ हो गए, डिलीवरी अगस्त में। अब मैं बोला अगस्त 2000 पहले तो 12 महीने बोल के डाल दिए, मैं परेशान हो गया, भाई ये कौन सी डिलीवरी है जो 12 महीने के बाद। अब परेशानी में आ गया भाई, कल की बात बताओ, मेरे पास ऐसे ही आते रहते, मैं बोला मेरे किस्मत खराब है, बोला किसका भी दोष नहीं है, ना वो डॉक्टर नहीं का दोष है, ना वो पेशेंट का दोष है, बोले जा जाके मेरे पास ही जा, बोले अच्छा जी तो अब उसे किस्मत। तो सबसे पहला नुकसान क्या होता है, प्लेटफॉर्मिंग को जब बिफोर फूड दिया जाता है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन, सबसे ज्यादा गैस्ट्रिक इरिटेशन होता है, तो GI 100% पेशेंट को बढ़िया लगता हाँ, तो ये परेशानी। इंशाल्लाह अपन यहाँ जो भी बात करेंगे इंशाल्लाह 100% ही रहेगा जैसा आपने कहा इंशाल्लाह। अब देखिए, तो अब हम एक नमाज अगर कोई पढ़ना चाह रहे तो एक 5 मिनट का टाइम हो गया, मगरिब का टाइम खत्म पे है, मगरिब का टाइम 1 घंटा हो रहा क्लास स्टार्ट